उधमसिंह नगर जनपद के खटीमा, गदरपुर, सितारगंज और शिक्षा आदि मंडी समितियों में राइस मिलर को किसानों के बीच धान खरीद को लेकर उपजे विवाद के कारण जहां कल राइस मिलर द्वारा धान खरीद बंद कर दी गई थी, वहीं आज फिर से धान खरीद शुरू कराने के लिए खटीमा में स्थानीय विधायक, स्थानीय प्रशासन के साथ राइस मिलरों व किसानों के बीच बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें फिर से धान खरीद फरोख्त शुरू करने पर सहमति बनी है और धान खरीद शुरू हो गई है। देखिए संवाददाता राजेश कुमार के साथ टोनी वर्मा की रिपोर्ट, मझोला पीलीभीत उत्तराखंड। राइस मिलर्स का ये कहना था कि कुछ उसमें नमी से संबंधित और कुछ तोल से संबंधित कुछ परेशानियां आ रही हैं, लेकिन हम लोगों ने आज उनसे बात करी है, दोनों पक्षों से बात करी है, किसान भाइयों से भी बात करी है और हमारे राइस मिलर्स और जो लोग हैं खरीदने वाले उनसे भी बात की है। पुनः खरीद करने पर उनकी रजामंदी हो गई है, आपस में सहमति बन गई है और आज से धान की तोल फिर से शुरू होती है। किसी ने सही कहा है कि जब तक नहीं होगी जेब गरम तब तक नहीं होगा कोई काम। जी हाँ, योगी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म होने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। किसी भी कर्मचारी पर योगी सरकार का कोई असर नहीं दिख रहा। लेखपाल इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि योगी सरकार में किसी का अंकुश नहीं मानते। बदायूं में लेखपाल रिजवान ने जमीन धारक से जमीन की पैमाइशी के लिए पहले 20,000 रुपए लिए, लेकिन उनसे भी पेट नहीं भरा तो 26,000 की डिमांड कर डाली। गरीब किसान क्या करे? पीड़िता रामकिशोरी ने डीएम और एसपी को शिकायत की है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट संवाददाता योगेश गुप्ता के साथ, बदायूं, उत्तर प्रदेश। मामला ये है कि जमीन हमने खरीदी, वहाँ से आ जाए, हमको थोड़ी नाप दें, हमको हमारा खेत में नाप दें। 20,000 रुपये हमसे ले लो, 20,000 हमसे ले लो, 24,000 रुपया और मांग रहे हैं। लेखपाल जो गाय लेखपाल की नहीं नापा डीएम की साहब, जो मेरी ज़मीन जो है दूसरे लेखपाल ने दूसरे के तो नाप रखी है। अब मैं प्रशासन से ये प्रयास कर रहा हूँ मेरी ज़मीन नप जाना चाहिए और मेरा हक मुझसे भी पैसे ले लिए, उससे भी ले लिए। मुझसे 20,000 रुपये ले लिए। किसने लिए? रिजवान लेखपाल ने। और दूसरा मामला यह है कि 26,000 रुपये और मांग रहा है। और अब बात करेंगे राजस्थान के जोधपुर जिले की, जहां जोधपुर पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री अरुण शौरी बुधवार को जोधपुर सीबीआई विशेष न्यायालय में पहुंचे। यहां शौरी के अधिवक्ता प्रदीप शाह ने सीबीआई विशेष न्यायालय कोर्ट के शासन अधिकारी पवन कुमार शर्मा की कोर्ट में अरुण शौरी की तरफ से 2 लाख के बेल बॉन्ड और 2 गवाह के 1-1 लाख के बेल बॉन्ड जमा करवाए हैं। गौरतलब है कि सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने दिल्ली से जज लक्ष्मण विलास होटल की निवेश मामले में अरुण शौरी सहित अन्य को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद हाईकोर्ट राहत देने पहुंचे थे, जहां हाईकोर्ट ने उनको आज से राहत देते हुए गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में तब्दील कर दिया। 15 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। देखिए संवाददाता मनमोहन पटेल की जोधपुर राजस्थान। क्योंकि आरोप को एग्जामिन किसने किया है? सीबीआई ने किया, उनसे पूछिए। उन्होंने 2 बार क्लोजर रिपोर्ट दी है। यही चीज़ राजस्थान हाई कोर्ट में पेश हुई थी, कंप्लेंट थी। राजस्थान हाई कोर्ट की जजमेंट है 2 जजेस की डिवीजन बेंच की कि इसमें कोई प्रोसीजर वायलेट नहीं हुआ, इसमें कोई अंडर वैल्यूएशन नहीं हुई। सीबीआई कोर्ट की मतलब क्लोजर रिपोर्ट में खामियां हैं, मानते हैं? 2 बार उन्होंने रिपोर्ट पेश की, उसके बाद में सो मोटो लिया कोर्ट ने। बट सर, मैं कोर्ट पर कभी सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में। एक सेकंड सर, मैं कभी कोर्ट, मैंने 5-6 किताबें तो सुप्रीम कोर्ट पर लिखी हैं, मगर कोर्ट पर कभी मोटिव नहीं देखना चाहिए, कोर्ट का कभी ऑब्जर्वेशन नहीं करना चाहिए। मैं आपको सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ। फैक्ट ये है कि ये हाई कोर्ट ने इसको मंजूरी दी थी, कहा था कि सब ठीक हुआ है, कोई अंडर वैल्यूएशन नहीं हुआ। दूसरा चीज़ कि कोई प्रोसीजर में वायलेशन नहीं हुआ। तीसरा, उसके बाद ये है कि एक एनोनिमस कंप्लेंट पर ये चीज़ फिर से 2014 में शुरू होती है और उसके बाद 2 बार सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट में कहा है कि भाई इसमें कोई केस नहीं है। और उसमें एक सेकेंड, उसमें उन्होंने 14 पॉइंट्स दिए अपने क्लोजर रिपोर्ट में कि किस कारण इन 14 कारण कोई केस नहीं है। मगर अगर कोर्ट फील करती है कि नहीं इंक्वायरी फिर से होनी चाहिए, आपका अपना पक्ष क्या है? क्योंकि आप उसके मिनिस्टर थे। मिनिस्टर तो नॉर्थ ईस्ट का भी था, टेलीकॉम का भी था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी था, कॉमर्स का भी था। तो पक्ष की क्या बात है? फैक्ट्स की बात है। सर क्या कारण रहे कि 252 करोड़ की संपत्ति को 7.5 करोड़ में बेचना पड़ा? अगर साहब वैल्यूएशन कैसे होती है? अगर आप देखें
वो जो अंबालाल नायक का केस है हाई कोर्ट में, उसमें वैल्यूएशन क्या थी? उसने क्या वैल्यूएशन बतलाई थी? बतलाए? तो आप डिनाई करते हैं सर कि इसमें नहीं कुछ नहीं भी नहीं, नहीं अरे है? यार तुम मेरी जवाब तो दो, मैं भी तो जर्नलिस्ट हूँ। सर सवाल करना नहीं, काम है, नहीं, हमारा नहीं, जवाब नहीं, देना नहीं है सर। आप नहीं, जल्दी से नहीं, आप ये समझते हैं बिल्कुल, सवाल करना हमारा काम है, जवाब के लिए हम नहीं मैं है। जर्नलिस्ट हूँ और इसलिए रिसर्च करनी चाहिए पहले। उस हाई कोर्ट में वैल्यूएशन जो एलिज की गई थी 50 करोड़ थी। जब FIR इन्होंने CBI ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उसको 150 करोड़ माना, अब 250 करोड़ माना गया। इस तरह तो वैल्यूएशन सर अगर 50 करोड़ थी तो 750 करोड़ में क्यों बेचना पड़ा? नहीं मेरे को थी कहाँ भैया? एक आदमी कह रहा है जिसको कि डिसमिस किया है तो हाई कोर्ट ने, आप अभी भी कह रहे हो कि साहब थी। That's not the way for journalists. Please don't think. नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ सर, आप जवाब, आपको जो उचित लगे वो जवाब दीजिए सर। मैं तो खाली पूछा सवाल आपको। हाँ कई डिसइन्वेस्टमेंट्स हुई, बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए थे अटल जी की निगरानी में। कोई भी डिसीजन नहीं होता था और ये मेरा भी असूल था और अटल जी का आदेश था। इन हर एक चीज़ इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी में होगी, फिर कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज में जाएगी जिसका कैबिनेट सेक्रेटरी होगा हेड, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट होगी जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर खुद प्रिजाइड करेंगे। उसमें अडवाणी जी मेंबर थे, जसवंत सिंह जी मेंबर थे, यशवंत सिन्हा मेंबर थे, मैं मेंबर था, अरुण जेटली लॉ मिनिस्टर होता था और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर होता था वो मेंबर होता था। तो वो कमेटी डिसाइड करती थी। तो बैजल साहब सुप्रीम कोर्ट गए हैं रिसीव करने के लिए, वो आए भी नहीं कोर्ट में, उनको छूट दी गई सुप्रीम कोर्ट से। आप भी चले का था? नहीं सर, बेचारा बैजल हॉस्पिटल में था, उसको डेंगू हो गया, उसके ऊपर उसके बाद उसको 4 बाईपास हो चुके हैं, मेरा पेसमेकर है। मैं जानता हूँ कि मेरी वाइफ बेचारी अब कुछ खाना नहीं खा सकती, उसको 28 साल से पार्किंसन है और पार्किंसन डिजीज़ है। हमारा बच्चा एक ही है, वो 44 साल का है, वो देख नहीं पाता, वो बोल नहीं पाता, वो खड़ा नहीं हो पाता। एक सेकंड सुनो, एक खाना नहीं खा सकता। मैं उन दोनों को खाना खिलाता हूँ, मैं वो छोड़कर यहाँ आया हूँ और आप ये सवाल पूछ रहे हैं? ये क्या लगता है राजनीतिक बिल्कुल नहीं, नो मोटिव नहीं। आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार अरुण शौरी साहब ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपने व्यक्तिगत मुचल के मैं 2 जमानतियों के प्रस्तुत किए हैं। न्यायालय द्वारा उनको तस्दीक किया जाकर आगामी तारीख पेशी जो कल की पूर्व से नियत है उसी तारीख पेशी पर रखी गई है। कल माननीय उच्च न्यायालय में ये जो कॉग्निजेंस आदेश है उसके अगेंस्ट में डिवीजन पिटिशन है वो भी पेंडिंग है, तो उसके निर्णय के बाद में ही आगे इस तारीख के समय आज क्या रहा, किस तरीके का? आज अरुण शौरी साहब ने अपना व्यक्तिगत मुचलका, जैसा कि मैं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित था, प्रस्तुत किया और 2 जमानतियों के साथ में न्यायालय द्वारा के समक्ष उपस्थित हुए। इनको जिन डॉक्यूमेंट्स को न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जाकर और वेरीफाई किया गया और उसके बाद में कल की जो तारीख पेशी पूर्व से नियत है वही तारीख पेशी नियत। कितने के किए सर? सही पर्सनल जो इनका जो व्यक्तिगत मुचलका था वो मुचलका 2 लाख रुपए का था और जमानतनामा जो था वो 1 लाख रुपए का जमानतनामा प्रस्तुत। मानवेंद्र सिंह के साथ जी ये उनके जो है जमानती के तौर पर उपस्थित हुए थे मानवेंद्र सिंह जी और उनकी पत्नी चित्रा सिंह। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के चलते मांधाता में भाजपा कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी को जीतने के लिए पूरे दमखम से लगे हुए हैं। इसके चलते आज भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय का मंडी के माता चौक में सुबह 10:30 बजे शुभारंभ हुआ। आपको बता दें कि एक तरफ भाजपा का कार्यालय तो दूसरी साइड में कांग्रेस का, दोनों पार्टी अभी से दाव खेल रही है। दोनों पार्टियों के कार्यालय बीच मार्केट में खोले गए हैं। एक तरफ नारायण पटेल तो दूसरी तरफ उत्तम पाल राजनारायण है। जनता मांधाता में इसी कांटे की टक्कर को देख रही है और इसे कांटे की टक्कर भी बताती है। साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता द्वारा कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर अपने दरकमलों के साथ अपने लोगों के साथ उन्होंने यह एहसास दिलाया कि आपको बता दें कि क्षेत्र प्रत्याशी नारायण जी पटेल वरिष्ठ भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में भाजपा कार्यालय की विधिवत शुरुआत कर चुकी है। भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल ने नगर के बाद में पहुंचकर जनसंपर्क किया। मोदी नगर की जनता से हाथ जोड़कर विजय सिंह दिलाने की अपील की है। खंडवा से राम कुमार नायक की रिपोर्ट, मध्य प्रदेश। Yeah.
शिवपुरी जिले के पौरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार हरिवल्लभ शुक्ला जिला कलेक्टर कार्यालय नामांकन दाखिल करने पहुंचे, जहां उन्होंने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ कई समर्थक मौजूद रहे। गौरतलब है कि हरिवल्लभ शुक्ला सिंधिया समर्थक बीजेपी उम्मीदवार सुरेश राठखेड़ा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और पहले भी पौरी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगाया कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार में सिंधिया व्यक्तिगत स्वार्थ के काम कराने की कोशिश करते थे। कांग्रेस प्रत्याशी हरिवल्लभ शुक्ला ने कहा कि जनमत का सौदा करने वाले सिंधिया समर्थकों को जनता सबक सिखाएगी। संवाददाता कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। कोई शुभ मुहूर्त था या फिर मतलब आज डमी के तौर पर मतलब इस तरह से भरा कि फिर दोबारा किसी बड़े नेता के साथ आने वाले? नहीं, हमारे बड़े नेता आए, ऑलरेडी कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी इंदौरा जी हैं और हमारे पीसीसी के महामंत्री और हमारे चुनाव प्रभारी राजकुमार पटेल साहब हैं, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विजय शर्मा जी हैं, बड़े नेताओं के साथ रहा। लगातार आपके जो भाषण सामने आ रहे हैं उसमें जो बीजेपी प्रत्याशी है उसमें इस तरह का आरोप है कि वो शैक्षणिक कमज़ोर हैं और एक जाति विशेष को सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। इस तरह के भाषण आपके सामने आए, वीडियो आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? शैक्षणिक योग्यता पर जो उन्होंने पहले फॉर्मेलिटी की वो तो कर चुके थे, तो मैंने कोई नई चीज़ तो बताई और आरोपों की जहाँ तक बात है तो जनता का जो फीडबैक मिल रहा है क्षेत्र में वही बात बोल रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा सिंधिया जी जब आपके साथ थे तब आप उनकी तारीफ करते थे और अब आपके भाषणों में हम देख रहे हैं कि सिंधिया पर भी आप आक्रामक हैं। साथ थे का मतलब नहीं है, जब पार्टी में थे तो उनकी तारीफ करना लाजमी है, कांग्रेस के नेता थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के साथ विश्वासघात करके सरकार गिरा करके बीजेपी जो उनकी है निंदा तो मैं क्या हर एक कांग्रेस की तरह जो सकता कांग्रेस। अच्छा, इस चुनाव में आपके मेन मुद्दा क्या रहे? इस चुनाव में मेरा क्या, सारी सीटों पर जहाँ जहाँ इन लोगों ने इस्तीफा दिया है पार्टी से, वहाँ गद्दारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। इन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की, मतदाताओं के साथ गद्दारी की, जनता के साथ गद्दारी की और बिक गई, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। सिंधिया जी अपने आप को काला कौआ बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब अगर लोग अपने मुंह से खुद काला कौआ कह रहे हैं तो अच्छी बात है। अभी बीते रोज जो उनके बीजेपी का जो रथ उन्होंने डिजिटल रथ जो निकाला है उसमें सिंधिया जी की तस्वीर नहीं है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी मतलब अगर ईमानदारी से कहा जाए तो बीजेपी के दिल में तो अभी भी सिंधिया जी की कोई तस्वीर है ही नहीं। आप रथ की बात कर रहे हैं तो बीजेपी में ही तस्वीर नहीं है तो रथ में कहाँ से आएगी? नहीं, लगातार सिंधिया पर गद्दार का आरोप लगा रही है कांग्रेस, लेकिन वही सिंधिया जी का कहना है कि कमलनाथ सरकार में सुनवाई नहीं थी, धरातल पर काम नहीं हो रहे थे, चंबल सुनवाई नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो जितने काम कराए हैं सब निजी स्वास्थ्य के काम कराए हैं, वो तो RTI से निकाल के अपन बता सकते हैं कि सिंधिया जी ने जो भी काम कराए क्षेत्र के विकास के लिए कमलनाथ जी खुद कह चुके हैं कि मेरे पास जब भी आते थे ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आते थे, कलेक्टर कौन कहाँ रहना चाहिए, कमिश्नर कौन रहना चाहिए, निजी काम कौन से होने चाहिए, विकास की कोई बात ही नहीं। अच्छा, अभी स्वराज जी ने बयान दिया था कि वो नंगे भूखे और कमलनाथ जी उद्योगपति है बड़ी। अब एक बात है, कमलनाथ जी कोई मुख्यमंत्री बनने के बाद तो उद्योगपति नहीं हुए और शिवराज जी से कहना चाहूँगा कि उनकी 3 पीढ़ियों की जो रास्ता चल उसको देख लें। वो तो आज से 100 साल पहले एक उद्योगपति परिवार में उनका जन्म हुआ, उनके पिताजी का जन्म हुआ, तो उनको जन्म से ही उद्योगपति है।
और नंगे भूखे की जहाँ तक बात है तो शिवराज सिंह जी शब्दों का चयन करने में तो माहिर है। और ही विधानसभा से आप 2 बार विधायक भी रह चुके हैं और हर का सामना भी करना